हेलो गाइस, हम पढ़ेंगे एसीएलएस के बारे में। एल्गोरिदम फॉर कार्डियक अरेस्ट। एसीएलएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जो कि हमें एएचए द्वारा प्रोवाइड की गई है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। इसमें क्या है, पूरा प्रोसीजर सीपीआर के ऊपर डिपेंड है। सीपीआर जो हम पेशेंट को देंगे, तो सीपीआर क्यों देते हैं हम, वो सब पढ़ाया जाएगा इसमें आपको। जैसे किसी पेशेंट को देखा आपने, हार्ट अटैक आ गया, तो उसी के ऊपर पूरा एक प्रोसीजर डिपेंड है। सबसे पहले पेशेंट को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद पेशेंट से मॉनिटर को अटैच करेंगे। एंड डिफिब्रिलेटर भी मशीन जो होती है शॉक देने वाली, उसे भी आप पेशेंट से अटैच कर देंगे। फिर हम देखेंगे मॉनिटर में जो रिदम है वो शॉकेबल है या नहीं है। यदि शॉकेबल है तो क्या करेंगे, और नॉन शॉकेबल है तो हम क्या करेंगे। तो यदि अगर शॉकेबल है तो उसमें दो चीज देखने को मिलेगी आपको, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन और पल्स लेस वेंटिकुलर ट्रैकिकार्डिया। ट्रैकिकार्डिया, इनमें दोनों में क्या होता है, जब हम उसके बाद हम शॉक देंगे तो इसमें एक बायोफेजिक शॉक होता है, एक मोनोफेजिक। तो मोनोफेजिक होता है वो हमेशा उसकी एनर्जी थोड़ा अप रखेंगे हम। अब मतलब जो शॉक है हमारा, उसकी एनर्जी जो है क्वालिटी थोड़ा अच्छी रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। उसके बाद इसमें जो मैंने बताया था आपको, मोनोफेजिक और बायोफेजिक। मोनोफेजिक मतलब जब एक डायरेक्शन में करंट या शॉक फ्लो होता है, उसे हम मोनोफेजिक बोलते हैं। और जब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में शॉक फ्लो होता है, उसे हम बोलते हैं बायोफेजिक। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए सीपीआर देंगे पेशेंट को। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईवी या आईओ एक्सिस यानी कि इंट्रावेनस और इंट्राऑक्सिस एक्सिस पेशेंट को देंगे। उसके बाद हम देखेंगे यदि रिदम नॉन शॉकेबल है, यानी नॉन शॉकेबल है, तो उसमें एसिस्टोल या पीए दो चीज हो सकती है। पीए मीन्स पल्सलेस इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी। और उसके बाद हम पेशेंट को एपिनेफ्रिन देंगे, यानी कि ए सी ए एस ए पी, यानी एज सुन एज पॉसिबल। जो हमारी एएचए की गाइडलाइन थी 2015 की, उसमें हमें बताया गया था एपिनेफ्रिन दो, पर ये नहीं बताया गया था एज सुन एज पॉसिबल दो। तो हम इसको स्टार मार्क कर देंगे। एपिनेफ्रिन की कितनी डोज देनी है? 1 mg। 1 mg 3 to 5 मिनट, ये 3 to 5 मिनट कंटिन्यू देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को 2 मिनट के लिए सीपीआर फिर से देंगे। और इंट्रावेनस इंट्राऑक्सिस जो हमारी जो हमने कैनुला वगैरह लगाई थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, उसमें हम क्या करेंगे, एपिनेफ्रिन कंटिन्यू देंगे 3 to 5 मिनट। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, जो हम है वो कंसिडर एडवांस एयरवे, जो पेशेंट है उसको ओरल एडवांस एयरवे देंगे हम। ठीक है, जो ईटीटी ट्यूब होती है या ओरल एडवांस एयरवे होते हैं, वो हम पेशेंट को देंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी मीन्स ईटीसीओ2 जो एंटाइटल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका लेवल चेक करने के लिए हम क्या करें, कैप्नोग्राफी करेंगे। अब हमें देखना है जो हमारा सेकंड स्टेप जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें जैसा रिदम शॉकेबल थी तो हमने उसमें सीपीआर दिया था। सीपीआर देने के बाद हम फिर से चेक करें रिदम शॉकेबल है या नहीं है। रिदम शॉकेबल है तो हम शॉक देंगे, और उसके बाद 2 मिनट के लिए सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के बाद हम एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट में 3 to 5 मिनट। अब एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि एपिनेफ्रिन दे रहे हैं, जो हमारा हमने पहले पढ़ा, जो हमारे पहले पेशेंट थे उसमें वेंटिकुलर फिब्रिलेशन वेंटिकुलर टैकिकार्डिया था, उसमें तो पहले हार्ट रेट इंक्रीज है। और जो हमारा हार्ट रेट उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, हम फिर एपिनेफ्रिन क्यों दे रहे हैं? एपिनेफ्रिन हम इसलिए दे रहे हैं, जो हमारा कोरोनरी परफ्यूजन है वो इंक्रीज हो रहा है। कोरोनरी परफ्यूजन इंक्रीज होगा तो इस्कीमिया जो है वो कम हुई। इसमें क्या है, जो डिसरिथमिया के जो केसेस में इस्कीमिया होता है। उसके बाद इसलिए हम एपिनेफ्रिन दे रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे क्या करेंगे, हम कंसीडर एडवांस एयरवे, जो कि हमारी ये टीटीटी या ओरोफैरिंजियल है, उसको हम पेशेंट में इंसर्ट करेंगे। और साथ ही कैप्नोग्राफी फॉर ईटीसीओ2 के लिए एंटाइटल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में फिर चेक करेंगे हम रिदम शॉकेबल है या नहीं है। यदि रिदम शॉकेबल है, फिर से तो हम पेशेंट को शॉक देंगे। शॉक देने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के बाद हम, हमारे पास यदि आप एएलएस पढ़े हैं तो हम आपको ये भी पता होना चाहिए हेमाइड्रोन और लिडोकेन की कितनी डोज दे सकते हैं। हेमाइड्रोन जो है उसकी जो फर्स्ट डोज देंगे हम 300 mg देंगे, यानी कि 1 एमपीएल होता है जो 3 ml का होता है, 150 mg उसमें डोज होती है। तो 2 एमपीएल देंगे यानी 300 mg।
300 अगर सेकंड डोज होगी उसकी जो होगी वो 150 mg होगी, यानी कि 1 mg। और दूसरी जो डोज हमने बताई थी लीडोकेन, लीडोकेन हम कितना दे सकते हैं, देनी दोनों में से है कि लीडोकेन दे सकते हैं 1.5 mg पर केजी के अकॉर्डिंग हम लीडोकेन देंगे। आफ्टर देन क्या करेंगे हम, ट्रीट रिवर्सिबल कॉज। ट्रीट रिवर्सिबल कॉज क्या होते हैं, हमारे जैसे हाइपोक्सिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस हो सकते हैं, एसिडोसिस हो सकता है, और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे एसीमिया हो सकता है, कार्डियक टैम्पोनेट हो सकता है, या टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। और उसके बाद फिर हम आएंगे इधर रिदम शॉकेबल। उसके बाद हम चेक करेंगे रिदम शॉकेबल है या नहीं है। अगर रिदम नॉन शॉकेबल है, जैसे हमने जो पिछले स्टेप में हमने पढ़ा था रिदम नॉन शॉकेबल की, हमने क्या किया था, सीपीआर दिया था और एपिनेफ्रिन दिया था। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिदम फिर भी नॉन शॉकेबल है तो हम 2 मिनट के लिए सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के बाद हम फिर से ट्रीट रिवर्सिबल कॉजेज। ट्रीट रिवर्सिबल कॉजेज मैंने आपको बता ही दिए थे इधर क्या थे। उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे रिदम नॉन शॉकेबल है या शॉकेबल है। यदि फिर से नॉन शॉकेबल है तो हम इधर से, अब इधर भी देखा हमने शॉकेबल नहीं है रिदम, और इस स्टाइल में भी हमने देखा रिदम नॉन शॉकेबल है। तो इफ नो साइन ऑफ आरओएस, आरओएस की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। उसके बाद क्या था हमारा रिपीट पीरियस स्टेप, जो हमारे रिपीट पीरियस स्टेप थे उन्हें हम रिपीट करेंगे। बाद में देखें हम इधर लिखा है इफ आरओएस गो टू पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर। यदि हमारा स्पॉन्टेनियस के सर्कुलेशन रिटर्न हो जाता है तो हम क्या करें, तो दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा जो हमारा सर्कुलेशन है वो रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ATCO2 का लेवल चेक करेंगे, जो कि मोर देन 40 mmHg से होना चाहिए। और हमारा जो PaCO2 का लेवल चेक करेंगे, जो हमारा 35 से 45 के बीच में होना चाहिए। बाकी पेशेंट का सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी और पल्स टेम्परेचर ये सब चीज चेक करेंगे। तो आज हमने पढ़ा ACLS के बारे में, और हमें पता है वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।